हेलो व्यूअर्स, मैं वरुण जोशी। आप लोगों का स्वागत है आज हमारे चैनल में कैफे इंग्लिश में। और आज जो हम लोग हैं टेंसेस को ही कंक्लूड करने के लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे जो टेंसेस से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में मैंने ये डिस्कस भी करा था, जिसका नाम है सब्जेक्टिव मूड या इमेजिनेशन वाले केसेस। इनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं फिर से आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वीडियोस में जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं क्लियर है, और कुछ लोग शायद प्रमोट भी कर रहे हैं अपने लेवल पे, और कुछ कॉन्स्टेंटली हमसे जुड़े हुए हैं, फ्रिक्वेंटली हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, और बहुत ही जनरसली आप कमेंट कर रहे हो। ठीक है ना, और मोरल थोड़ा सा अपने टीचर का हाई कर रहे हो, तो आई एम लिटरली वेरी थैंकफुल टू यू पीपल। तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो ये इमेजिनेशन वाले केसेस होते क्या है। मैंने आपको बोला था कि टेंसेस मेरे अनुसार एक बहुत ही आसान टॉपिक है इंग्लिश में कवर करने के लिए। ठीक है, और हम लोग इसको इफेक्टिवली या इफेक्टिव वे से कैसे पढ़ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन के थ्रू भी हम पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और पिछले लेक्चर्स में आपने ये देखा भी होगा। आज के लेक्चर में अगेन आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम थिंग कि मैं ट्रांसलेशन के थ्रू ही थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देने वाला हूं इन वाक्यों का, जिससे आपको पता लगे। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो होगा इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस आएगा, वो क्यों आएगा मैं बताऊंगा। दो केसेस हैं जो कि मिलते जुलते हैं, जो इमेजिनेशन वाले केसेस से मिलते जुलते हैं, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आता है। उसका आधार क्या, किस तरीके से हम डील करेंगे और कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा इमेजिनेशन का केस है और कौन सा वो नॉर्मल केस है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन का मतलब यहां पे हुआ कि यहां पे इमेजिनेशन वाला जो वाक्य होता है वो कहीं ना कहीं क्या शो करता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है वो एक। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है? एक ऐसी सिचुएशन जो आपको जैसे एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रखे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाती है इसमें इमेजिनेशन वाले केस में। एक ऐसी सिचुएशन विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, फिजिबल ना हो। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी पर फिजिबल ना हो। ठीक है, चलो अब इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे मैं इसमें। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये चीजें समझाऊंगा। दूसरी बात, अगर इमेजिनेशन वाले केसेस की बात करें तो अगर अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं कि जब हम लोग 9th में रहे हो, 10th में रहे हो, या 11th और 12th में, तो एक ऐसे आप लोगों के पास आया हो कि इफ यू वर, या इस तरीके से इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर या इफ आई वर द सीएम व्हाट वुड आई डू। समझ में आया कि इफ आई वर द सीएम। अब हमें पता है कि पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज लगता है, पर हम वर लगा रहे हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या कारण है कि आई के साथ वर लग रहा है, ही के साथ वर लग रहा है? क्लियर है? और दूसरा एक एग्जांपल और आता था हमारे पास, ठीक है, ऐसे लिखने के लिए, वो ये था कि इफ यू वन अ लॉटरी ऑफ 1 लाख रुपीज या रुपीज 1 लाख, व्हाट वुड यू डू? क्लियर है? तो ये भी एक वैसी सिचुएशन है, कैसी हाइपोथेटिकल, एक ऐसी सिचुएशन जो सिर्फ अभी संभावनाओं में है, हमारे ख्यालों में है, प्रैक्टिकलिटी पे नहीं है वो। क्लियर है? हिंदी में क्या अनुवाद होता है ऐसे वाक्यों को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इमेजिनेशन कैसे आने वाले समय को लेकर। इफ यू इमेजिन समथिंग, अब इमेजिनेशन दो तरीके से हो सकती है। एक कैसी, प्रेजेंट सिनेरियो में मैं कुछ भविष्य के बारे में अपने सोच रहा हूं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोच रहा हूं जो मेरे हाथ में है, जो मेरी रीच में है, जो मेरी लिमिटेशन में है। और कुछ ऐसी बातों के बारे में सोच रहा हूं जो कि मेरे ख्यालों में हो। क्लियर है? तो कुछ चीजें देखो जो प्रैक्टिकली मेरी पॉसिबल, मेरे लिए जो चीजें मेरे उसमें हो, क्षमताओं में हो। ठीक है, मेरी कैपेबिलिटी उसमें हो, पर्सनल कैपेसिटी में हो। ठीक है, तो चलो यही चीज हम आज इस टॉपिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इमेजिनेशन की। अब देखिए आप लोग, इमेजिनेशन दो प्रकार की। ठीक है, इमेजिनेशन कैसे दो प्रकार की? सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट को लेकर। इफ यू प्रेजेंट या फ्यूचर को लेकर इफ यू इमेजिन समथिंग, तो क्या होने वाला है? क्लियर है? तो इसको मैं तुम्हें सिंपल से एक वाक्य से समझाऊंगा। उससे पहले एक चीज समझें, जब भी हम आने वाले समय को लेकर इफ यू इमेजिन समथिंग, या नियर फ्यूचर को लेकर या प्रेजेंट को लेकर इफ यू इमेजिन समथिंग, क्लियर है, तो वहां पे हमारा जो सेंटेंस होता है वो किस में बनता है? सिंपल पास्ट में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आने वाले समय को लेकर या प्रेजेंट या फ्यूचर को लेकर अगर इफ यू इमेजिन समथिंग, तो वहां पे क्या होता है? हमारा जो वाक्य बनता है सिंपल पास्ट में बनता है। और ये जो इमेजिनेशन वाले वाक्य होते हैं, कहीं इसमें जो मैक्सिमम कुछ एग्जांपल्स जो हमारे होते हैं वो कंडीशन बेस्ड होते हैं, जो कंडीशन शो करते हैं। अब तुम बोलोगे अरे कंडीशन,
फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में हम लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, फ्यूचर, और वहां पे आपने बताया था कि इफ के साथ जो क्लॉज लगता है, ठीक है, ये कंडीशनल क्लॉज वाले जो वाक्य होते हैं वो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसके बाद जो दूसरा क्लॉज होता है, जो मेन क्लॉज होता है, वो चलता है फ्यूचर टेंस में। जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, जिसमें इफ यू वर्क हार्ड आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, और यू विल पास द एग्जाम एक मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि यहीं पे कंडीशन शो होंगी, ये भी जो इमेजिनेशन वाले वाक्य कंडीशन शो करेंगे, पर यहां पे आप सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनाओगे। ये तो एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात हो गई कि एक तरफ आप कह रहे हो कंडीशन वाले पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में रखना है, दूसरा फ्यूचर टेंस में जाएगा। यहां आप कह रहे हो कि कंडीशन वाले पार्ट में हमें कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक काम करते हैं, दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली साथ साथ लेकर चलते हैं। क्लियर है? दोनों चीजों को, जहां पे हम ये फ्यूचर टेंस में जो हमने पढ़ा था उन वाली संभावनाओं के बारे में भी बात करेंगे और इमेजिनेशन वाली संभावनाओं के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इमेजिनेशन में ही सिंपल पास्ट में सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में, ठीक है। आओ, ठीक है, सबसे पहले स्टेट के बारे में बात करते हैं। देखो आप, देखो एक बहुत सिंपल सा वाक्य मैंने लिखा है यहां पे, अवस्था को रिप्रेजेंट करता हुआ। इसको आप सीधा सीधा डायरेक्टली कहां रिलेट कर सकते हो? फ्यूचर इनडेफिनिट वाले केसेस में, कि इफ आई एम द सीएम, ये अवस्था का केस है, ठीक है ना, कि आप क्या करते हैं, जैसे आई एम द सीएम ऑफ द स्टेट, आप क्या करते हो? आई एम आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो ये अवस्था की बात है। क्लियर है? उसी तरीके से मैंने क्या लिखा, अवस्था के केस में आपको पता है कि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट में अवस्था को बताते हैं तो हम क्या इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इस पे एक एरर कैसे आ सकता है? इफ आई विल बी द सीएम आई विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आपको एक चीज समझनी है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को रेज करने का, ठीक है ना, जो रेस करने की बात है वो किस पे निर्भर कर रही है? मेरे सीएम बनने पे। तो आपको पता है कि कंडीशन वाले पार्ट को हम किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। और क्योंकि सीएम होना अवस्था की बात है तो हम लोग वहां पे विल बी को हटा के उसको रिप्लेस कर देंगे इज एम आर से। इज एम आर का यूज किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द गिवन सब्जेक्ट। गिवन सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई के हिसाब से एम लगा दिया। आई होप इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखो हिंदी का अनुवाद कितने प्यार से काम करता है हमारा, हिंदी के अनुवाद से भी समझना और जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो आएगा उसके हिसाब से भी आराम से समझ जाओगे। इसका हिंदी में तात्पर्य क्या है? जैसे व्हाट विल यू डू इफ यू आर द सीएम, आप क्या करेंगे अगर आप सीएम हो इस स्टेट के, आप क्या करोगे? तो बंदा क्या कहेगा? इफ आई एम द सीएम, अगर मैं सीएम हूं तो मेरी सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या होगी? टू रिलीज मैक्सिमम वैकेंसीज फॉर द कैंडिडेट्स या फॉर द एस्पिरेंट्स, या आई विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, मैं स्टैंडर्ड जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको रेज कर दूंगा। समझ में आया? अब ये इमेजिनेशन क्यों नहीं हुई? मान लो मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बहुत सालों की मेहनत के बाद, ठीक है, उन्होंने मुझे टिकट वगैरह दिया और मैं एमएलए का चुनाव जीता और फाइनली उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा भैया इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, अब इसको हम क्या करते हैं? अपना सीएम को उम्मीदवार घोषित कर देते हैं। और सपोज करो किसी मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं क्या, या किसी एक नॉर्मल रैली में मैं लोगों को संबोधित या स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कह रहा हूं अपने मैनिफेस्टो में, आई हैव डिक्लेयर्ड दिस थिंग, क्या कि अगर मैं आप मेरे को सीएम बनाते हो या मैं अगर आपका सीएम हूं तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? आप लोगों के लिए मैक्सिमम वैकेंसीज रिलीज कर दूंगा, या मैं आप लोगों के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन उसको रेज कर दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं पे ये एक संभावना वाला वाक्य है, इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, पर क्या पता है जो ये डिक्लेयर कर रहा है, जो बंदा ये स्टेटमेंट कह रहा है, क्या पता वो एक प्रोबेबल कैंडिडेट हो, किसका? सीएम पद का। क्लियर है? अब इमेजिनेशन पे आते हैं। अब इमेजिनेशन आती है मेरे जैसे गरीब आदमी पे। तुम कहोगे मेरे जैसे गरीब आदमी पे कैसे? तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, चलो सर आप लोग देश ये स्टेट की जो मतलब क्या कहते हैं, स्टेट में जो इतनी दिक्कतें हैं स्टूडेंट्स के बारे में आप बात कर, आप बताओ अगर आप सीएम बन जाओ तो आप क्या करोगे फिर? या ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूं? अगर मैं सीएम बन जाऊं ना तो मैं ऐसा कर दूं कुछ। ट्रांसलेशन पे ध्यान देना, अगर मैं सीएम हूं तो मैं स्टैंडर्ड जो है किसका? एजुकेशन का, उसको रेज कर दूंगा। एश्योरेंस, काश ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूं। इमेजिनेशन। तो आई होप यही सब्जेक्टिव मोड और इमेजिनेशन है। समझ में आया कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूं, मतलब सिर्फ ख्यालों तक सीमित है, मतलब ये चीज होना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अ टीचर लाइक मी। ठीक है, मैं क्लास में कभी मॉनिटर का भी चुनाव नहीं लड़ा, तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं। कोई तुम मेरे से पूछ रहे अगर आप बन जाओ तो आप क्या करो? मैं बन जाऊं तो ऐसा कर दूं, मैं अगर हूं तो ऐसा कर दूंगा।
तो दोनों वाक्य पॉसिबल है। तो जब प्रैक्टिकलिटी में चलते हैं तो ऐसा लिखते हैं, इमेजिनेशन पे चलते हैं तो देखो कैसा लिखते हैं, इफ आई वर द सीएम। सबसे पहली चीज, इफ आई वर द सीएम। अब देखा कि इमेजिनेशन वाला केस है, आई के साथ वर लगाया है, पास्ट टेंस है, तो विल को वुड कर दो। ये लो, बन गया वाक्य। देखो, इफ आई वर द सीएम आई वुड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। अब इसका हिंदी में अनुवाद ये नहीं होता कि अगर मैं सीएम बन जाता तो मैं ऐसा कर देता। नहीं, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। लिख लेना, नोट कर लेना, अगर मैं सीएम बन जाऊं तो ऐसा कर दूं। इमेजिनेशन, अगर मैं सीएम, अगर मैं बनता हूं या मैं सीएम हो जाऊं, मतलब होता हूं भविष्य का, तो मैं ऐसा कर दूंगा। संभावना, पॉसिबिलिटी, बस यही है। जहां एम है वहां विल है, जहां वर है वहां वुड है। पेपर में नहीं आएगा ऐसा कि दोनों ब्लैंक खाली दे देगा और दोनों ऑप्शन दे देगा, एम के साथ विल और वर के साथ वुड, की बताओ क्या होगा। दोनों चीजें ठीक है। कोई आदमी सोच रहा है कि वो सीएम, उसकी अवस्था भविष्य में सीएम बनने की हो सकती है और वो ऐसा कर सकेगा भविष्य में फिर सीएम बनने के बाद, तो इसमें क्या गलत है भाई। जरूरी थोड़ी ना कि सीएम बनना सबके लिए इमेजिनेशन ही हो। कोई व्यक्ति है जो बहुत सालों से तैयारी कर रहा है सीएम बनने की, और एक व्यक्ति हमारे जैसा जो सिर्फ ख्यालों में सोच रहा है, काश मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं ऐसा कर दूं, काश मैं सीएम बन जाऊं, काश मैं किसी रियासत का राजा बन जाऊं। क्लियर है? तो ये चीज आप लोगों को समझनी है, ठीक है। इसी के साथ अवस्था का एक एग्जांपल और देता हूं। अब मान लो कोई राजा ऐसा है जिसका कोई उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर नहीं है। क्लियर है? उसने फिर अपने ये सोचा कि मेरा जो दरबार है, ठीक है, जो मेरे मिनिस्टर्स हैं, मैं उन्हीं में से जो भी एबल होगा उसको चूज कर लूंगा। ठीक है, तो सारे जो भी उनके टेस्ट वगैरह थे, ठीक है, वो सारे मिनिस्टर किसी दे वेंट थ्रू ऑल द टेस्ट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब तुम्हें नाउ द लास्ट टास्क विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू कन्विंस द पीपल ऑफ अवर किंगडम कि व्हाई शुड दे चूज यू एज देयर किंग। क्यों वो आपको अपने राजा के तौर पर चुने, आपको कन्विंस करना है। सब अपने अपना वही घोषणाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टो से जो भी है उनका, ठीक है ना। जैसे अब उसमें एक ने क्या बोला कि अगर मैं, आप लोग मुझे राजा चुन लो, मैं सबको खुश रखूंगा, हमारी रियासत में चाहे गरीब हो चाहे अमीर, मैं सबको खुश रखूंगा। क्लियर है? इसका मतलब ये मान के चलो कि एक आदमी जो है वो एश्योरेंस दे रहा है पब्लिक को कि चूज मी एज योर किंग एंड आई विल डू दिस। ठीक है, आई विल परफॉर्म दिस टास्क। ठीक है, पहली चीज। अब सोचो, फिर से तुमने मेरे से सवाल पूछा ये, सर अगर आप कहीं के राजा बन जाओ तो आप क्या करोगे? आप किसी रियासत के अगर राजा घोषित कर दिए जाओ तो आप क्या करोगे? मैं अगर कहीं का राजा बन जाऊं ना तो ऐसा कर दूं, ऐसा करूंगा। पॉसिबिलिटी, क्या पता वो कैंडिडेट हो उस किंग के पोस्ट का। समझ में आ रहा? तो ऐसा बनेगा वाक्य। और अगर इमेजिनेशन वाला है, जैसे हमारे से पूछा है कोई जो यही क्लास में पढ़ा रहे हैं अपना नॉर्मल, दूर दूर तक राजा बनने का सपना भी नहीं देख सकते बिल्कुल, उससे पूछा जाए तो वो क्या कह रहा है? अगर मैं राजा बन जाऊं तो ऐसा कर दूं। इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, इफ आई वर द किंग आई वुड कीप एवरीवन हैप्पी। भाई वर है तो वुड है, एम है तो विल है, सिंपल। अगर मैं राजा बन जाऊं, या ठीक है अगर मैं राजा हूं आप लोगों का भविष्य में, तो मैं ऐसा कर दूंगा। अगर काश कि मैं राजा बन जाऊं तो मैं ऐसा कर दूं। आई विश आई वर अ किंग। आई विश दिख गया, वर लगा दो उसके साथ। इसका मतलब विश कब कर रहा है आदमी? वो चीज उसके पास नहीं है तभी तो विश कर रहा है, आई विश आई वर अ किंग। तो इमेजिनेशन वाले केसेस में हमेशा वर का इस्तेमाल करना है। मैंने यू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यू के साथ तो ऑटोमेटिकली वर लगता ही है बाय डिफॉल्ट पास्ट टेंस में। ही आता तो भी वर, शी आता तो भी वर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख ही लो यार इसी बात पे, इमेजिनेशन का। ठीक है, जब शी की बात हो ही गई तो ये लो, देखो वाक्य आप। इमेजिनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं बेस्ड, जो मतलब क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में। मान लो ये आया ब्लैंक, तुम्हारे पास ऑप्शन है इज, वॉज, वर, इस तरीके से। वॉज शी अ बर्ड शी वुड फ्लाई इमीडिएटली टू हर लवर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये,
ठीक है ना, किसी कहीं पर आया हुआ सवाल है, किसी बुक प्रैक्टिस हेड वगैरह में रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखो आप आगे क्या लिखा वो छोड़ो, आप कह रहे हो शी, ठीक है, जो कि कोई लेडी होंगी, उनकी तुलना कर रहे हो कि अगर ये क्या होती है, एक चिड़िया। ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये तो सिर्फ आपके ख्यालों में, इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है। इमेजिनेशन वाला केस बन गया या नहीं बन गया? लगाओ इसके साथ क्या, वर, बन गया वाक्य। वर शी अ बर्ड शी वुड फ्लाई इमीडिएटली टू हर लवर। अगर किसी व्यक्ति को आप कह रहे हो कि वो उड़ सके, तो ये ख्यालों में संभावना है इसकी। इमेजिनेशन वाला केस है, तो इमेजिनेशन वाला जो रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स है, उनको फॉलो करो कि चाहे तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल हो, तुम्हारी वर्ब इन केस ऑफ स्टेट इज गोइंग टू बी वर, और आगे क्या आ जाएगा, वुड। एक और एग्जांपल देखो, वॉज गांधी जी अलाइव ही वुड क्राई, ठीक है ना, ओवर दी, ही वुड क्राई ओवर दी करंट सिचुएशन ऑफ, ठीक है, करंट सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स बोल देते हैं। चलो, तो वॉज गांधी जी अलाइव ही वुड क्राई। तो अब वॉज गांधी जी अलाइव, पता है आपको गांधी जी को मरे हुए बहुत साल हो गए, उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, बहुत साल हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनेशन वाली की अगर वो जिंदा हो तो ऐसा, मतलब उनको ऐसा फील हो जाए, तो क्या बोलेंगे, वर गांधी जी अलाइव ही वुड हैव क्राइड, ठीक है ना, इस तरीके से बन सकता है वाक्य। चलो, वुड हैव कब यूज करते हैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी वीडियो जो है थोड़ा सा आज थोड़े से लंबे लेंथ की जाने वाली है वीडियो आपकी आज, ठीक है जी। आपकी जो वीडियो है आज वो थोड़ी लंबे लेंथ की जाने वाली है, क्योंकि इमेजिनेशन वाले जो केसेस हैं मैं ये सिंगल स्ट्रेच में आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है जी। पहली जो वीडियो थी 10-15 मिनट की थी, इसमें बीच में रोक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पास्ट वाला जो सेगमेंट है बहुत छोटा सा लिमिटेड है। चलो, तो आई होप अवस्था का जो ये केस है ये आपको समझ में आया होगा, और ये क्लियरली यहाँ पे इमेजिनेशन की चीजें बता रहे हैं, ठीक है। चलो इसी बात में आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल और देखो, देखो, ठीक है, ही बिहेव्स एज इफ एज दो ही वॉज स्लैश वर अ किंग, ठीक है। अब एक चीज समझो इसमें, देखो, ही बिहेव्स एज इफ या एज दो, इसका मतलब कैसा है कि जैसे कि। अब आप एक चीज समझो, यहां पे प्रिटेंड्स वर्ड भी आप लिख सकते थे, वर्ब, ही प्रिटेंड्स। अब आदमी अगर बिहेव कर रहा है या प्रिटेंड कर रहा है, तो आपको क्या लगता है वो ऐसा आदमी कब करेगा, जब उसका रियल कैरेक्टर वो नहीं हो, तभी तो आपको प्रिटेंड करने की, शो ऑफ करने की या बिहेव करने की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति राजा है, आप किसी को ऐसा बोलोगे कि यू आर अ किंग एंड यू ऑलवेज बिहेव लाइक अ किंग, हो सकता है ऐसा? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कभी ऐसा क्या कि जो राजा है उसको बिहेव करने की जरूरत पड़े? कोई टीचर है, आप बोलोगे कि तू टीचर है और बिहेव टीचर की तरह करता है? नहीं है। आप क्या बोलोगे, तू टीचर नहीं है पर फिर भी बिहेव करता है टीचर की तरह। ये वर्ब यहां से क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है कि आदमी की जो रियलिटी है वो राजा के तौर पे, उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो राजा नहीं है, वो खाली बिहेव कर रहा है ऐसा। तो आदमी बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अपने ख्यालों में वो खुद को राजा मान रहा है तो बिहेव कर रहा है ऐसे। क्लियर है? तो इमेजिनेशन वाला केस हो गया। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, कि ही बिहेव्स या ही प्रिटेंड्स एज इफ एज दो ही वर अ किंग। इज अ किंग भी होगा तो भी आंसर मार्क मत करना, क्योंकि इमेजिनेशन वाला केस है। कैसे पता? क्योंकि बिहेव्स और प्रिटेंड्स है, बिहेव्स की जगह प्रिटेंड्स भी आ सकता है, और जो आदमी असल में राजा होगा उसको बिहेव या प्रिटेंड करने की जरूरत ही नहीं होगी। ये इमेजिनेशन वाले केस है। देखो, डायरेक्ट क्लियर कट आइडिया लग जाएगा तुम लोगों को वाक्य में, कोई समस्या नहीं होने की, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैं लिखूं यही, ही बिहेव्स एज इफ एज दो ही वॉज स्लैश वर माय बॉस। अब सोचो, ही बिहेव्स लिखा है फिर से, अगर कोई व्यक्ति वाकई में मेरा बॉस है तो क्या उसे बिहेव करने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं। वो एक्चुअली मेरा जो बॉस होगा उसको बिहेव करने की जरूरत ही नहीं, और उसे बॉस मानूंगा। ही बिहेव तो ऐसे करते कि जैसे मेरा बॉस हो। जैसे मान लो मेरा कोई कलीग ऑफिस में, वो मेरा बॉस नहीं है, मेरे साथ का ही है, मेरा सबॉर्डिनेट मान लो, चाहे जो भी है, चलो साथ का ही है, कलीग, वो मेरे को ऑर्डर दे रहा है, और मैं दूसरे को, अपने दूसरे या तीसरे फ्रेंड को रिपोर्ट कर रहा हूं जाके, क्या बिहेव तो ऐसा करता है, ऑर्डर तो ऐसे चलाता है कि जैसे मेरा बॉस यही हो। इसका मतलब है नहीं। तो वही कंडीशन यहां हुई, क्लियर कट आइडिया लग रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, वर। तो ही बिहेव्स एज इफ एज दो ही वर माय बॉस। क्लियर है? तो आपको ये चीज समझनी है। इसमें यहां पे ऐसा भी आ सकता था, ही वॉक्स एज इफ एज दो ही वॉज वर अ किंग। चलता तो ऐसे चौड़ो होके जैसे कहीं का राजा हो, किसी रियासत का मालिक हो। यहां पे वॉक्स भी आ सकता था, ही वॉक्स एज इफ एज दो ही वॉज स्लैश वर अ किंग। ही वॉक्स एज इफ, जैसे कि का मतलब यही होता है कि जब व्हेन यू प्रिटेंड समथिंग, तब एज इफ और एज दो का हम प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है? तो आई होप अवस्था के जो ये केसेस थे आप लोगों को थोड़े से समझ में आए होंगे।
क्लियर है? इसी में थोड़ा सा अब एक काम और करते हैं, थोड़ा सा अधिकार वाले केसेस भी देख लेते हैं। देखो कैसे, पोजीशन में, ठीक है, गिने चुने एग्जांपल्स हैं बिल्कुल, और पास्ट में तो बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो पोजीशन वाले एग्जांपल में मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो कैसे, पोजीशन में क्या होगा, इफ आई हैव द की आई विल ओपन द डोर, बस तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। क्लियर है? अब इसको ऐसे समझो, ठीक है, तुमने अपने दोस्त को बोला कि चल भाई यार तुझे घर लेके चलता हूं मैं अपने, ठीक है, या थोड़ी देर हमारी क्लास में 1 घंटे का टाइम है, तो विल हैव सम रेस्ट, ठीक है, कुछ खा भी लेंगे, हम रेस्ट भी कर लेंगे। तुम चले गए, अचानक से तुम्हें याद आया कि चाबी तुम्हारे रूममेट के पास है, या तुमने कहीं रखी है, या डोर मैट के नीचे छुपाई, कहाँ रखी है, यू डोंट रिमेंबर। तुम्हारा दोस्त कह रहा है दरवाजा खोल दे, तुम कह रहे हो हाँ ठीक है मैं चाबी ढूंढता हूं, अगर मेरे पास चाबी है तो मैं अभी दरवाजा खोल दूंगा। हो सकती है ऐसी संभावना बन सकती है, क्या पता ना याद हो कि कहां रखी थी, या लेके गया था साथ में या नहीं लेके गया था। तुमने बोला कि अगर मेरे पास चाबी है तो मैं दरवाजा खोल दूंगा, तो यह है संभावना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ, इफ द की इज इन माई पॉकेट आई विल डेफिनेटली ओपन द डोर। क्लियर है? ये चीज तो क्लियर हो गई, मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए ये। अब हुआ क्या, दोस्त ने चाबी ढूंढी, नहीं मिली, अटेम्प्ट हो गया फेल दरवाजा खोलने का। अब दोनों सीढ़ी पे बैठे हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट से थोड़ा दूर आए हो, या अपना जो भी इंस्टीट्यूट है वहां से दूर पहुंचे हो, ठीक है, रूम थोड़ा दूर है, सीढ़ी में बैठे हो गर्मी में, और सोच रहे हो बैठे बैठे यार काश कहीं से चाबी मिल जाए। तुम्हारा दोस्त कह रहा है यार काश कहीं से चाबी मिल जाए, मैं अभी दरवाजा खोल दूं। समझ में आया? एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चल रहे हैं, ताला हमें तोड़ना नहीं है क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है वो फिर हल्ला करेगा, फिर सोच रहे हो, एक अजम्पशन पे चल रहे हो। अजम्पशन क्या है, काश कहीं से चाबी मिल जाए तो मैं अभी दरवाजा खोल दूं यार। इमेजिनेशन वाक्य कैसे बनेगा देखो, कर दिया ना सिंपल बिल्कुल एकदम। और ठीक है, नहीं है ट्रांसलेशन से नहीं सीखना, स्ट्रक्चर उस पर चलना है तो चलो, हैव है तो विल है, हैड है तो वुड है, सिंपल है। देखो दोनों में डिफरेंस है, हैव द की आई विल ओपन द डोर, भविष्य की उस पे संभव पॉसिबिलिटी पे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पे। अब क्या हुआ, अटेम्प्ट फेल हो गया, एक एजम्पशन पे है, इमेजिनेशन पे चल रहे हो बस, अब काश ऐसा हो जाए तो ऐसा कर दूं। लो, इफ आई हैड द की आई वुड ओपन द डोर। देखो ना, हैव है तो विल है, हैड है तो वुड है, क्या दिक्कत है? वो थोड़ा ट्रांसलेशन पता होना चाहिए बस। इसका ट्रांसलेशन ये मत बोल देना, अगर मेरे पास उस समय चाबी होती तो मैं दरवाजा खोल देता। ये वाक्य है, पर इसके लिए जो स्ट्रक्चर डिफरेंस है, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और ऐसी वाली इमेजिनेशन कौन से टेंस को बिलोंग करती है ये भी बताऊंगा। वैसे तो जैसे आप खुद ही सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे अभी। क्लियर है? तो इसके साथ पोजेशन वाला केस भी आप लोग ऐसे डील कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है, देखो किसमें इमेजिनेशन में कोई मुश्किल थोड़ी ना है। दोनों चीजें इसलिए लिख रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, कहीं इफ के साथ हैव लिख रहे हो, कहीं विल, कहीं वुड और हैड, कि क्या है ये। ट्रांसलेशन के हिसाब से भी डिफरेंस बता दिया, बाकी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी समझा दिया। ठीक है जी, तो चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, अवस्था के बारे में बात करी। अवस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया वर्ग का इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन वाले केस का भी बता दिया मैंने कैसे यूज करते हैं। इमेजिनेशन वाले केसेस में जो बाद वाला क्लॉज होता है, मेन क्लॉज जो होता है, उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये तब तक की बात है जब हम कुछ आने वाले समय को लेकर, इफ यू इमेजिन समथिंग, इमेजिनेशन जो है वो आने वाले समय को लेकर है। क्लियर है? बीते हुए समय को लेकर इमेजिनेशन में क्या डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर में, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में। अब बात आती है, अभी हमने क्या देखा था, स्टेट। अब बात करते हैं थोड़ी सी एक्शन हो जाए थोड़ा सा, और एक्शन रिलेटेड जो केसेस हैं बहुत आसान होते हैं यार। अभी क्या कह रहा था मैं, इफ आई एम द किंग, आई एम द किंग, आई एम द सीएम, क्या है ये, कैसे वाक्य हैं, बिल्कुल अवस्था वाले, इजमार लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या बता रहा है वो, इसका मतलब अवस्था की बात कर रहे हैं। अब एक्शन की बात करते हैं। देखो देखो, इफ ही बिकम्स द सीएम ही विल रेज द स्टैंडर्ड, कुछ फर्क है इसमें? कुछ भी नहीं है। इफ आई एम द सीएम, व्हाट विल यू डू इफ यू आर द सीएम, अगर आप सीएम हो तो क्या करोगे, अवस्था के केस है। अगर आप सीएम बनते हो तो आप क्या करोगे, लो, सिंपल प्रेजेंट। गलती क्या आती, अगर ये लिखा रहता इफ ही विल बिकम द सीएम ही विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो टेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होता, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तब आप इसे विल बिकम की जगह करते बिकम्स। तो ये तो होगी संभावना कि एक आदमी जो है उसने ये अपने मैनिफेस्टो में इस चीज का डिक्लेरेशन किया है, वो कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा अगर मैं सीएम बनता हूं तो भविष्य में। क्लियर हो गया? ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट को बिलोंग कर रहा है। और अगर व्यक्ति ये कही अगर मैं सीएम बन जाऊं तो ऐसा कर दूं, तो इमेजिनेशन हो गया, वाक्य कैसा बनेगा। स्टूडेंट्स, इससे आसान केस हो सकता है कहीं? देखो क्या है, बिकेम है
तो वुड है। मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले भी बता रखा टेंसेस में, अगर टेंसेस में वाक्य आपस में रिलेटेड हैं तो हम, और अकॉर्डिंगली अगर वो सेम टेंस को बिलोंग कर रहे हैं तो उसी टेंस में उसको क्या करना है, जो वर्ब्स हैं उनको चेंज कर देना है। इफ ही बिकेम द सीएम, अब ये सीएम बन जाए, ठीक है, भविष्य की बात कर रहा हूं, फिर बोल रहा हूं इफ ही बिकेम द सीएम, मतलब अगर वो सीएम बन जाए तो वो ऐसा कर दे। क्लियर है? बन जाता और कर देता के लिए क्या है, उसका स्ट्रक्चर में थोड़ी देर में लिखवाऊंगा आपको, इतना ध्यान रखो। फिलहाल ये क्या है मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ ही बिकेम द सीएम, अगर वो सीएम बन जाए तो ही वुड रेज, ऐसा कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो सीएम बनता है तो ऐसा कर देगा, श्योरिटी है। ये चीज उसके रीच में नहीं है, सिर्फ ख्यालों तक ही सीमित है ये। क्लियर है? तो देखो, बिकेम है तो वुड है, बिकम्स है तो विल है। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स तुम बना सकते हो। कैसे? इफ ही बिकम्स द किंग ही विल कीप एवरीवन हैप्पी, इफ ही बिकेम द किंग ही वुड कीप एवरीवन हैप्पी। दिक्कत क्या है, पास्ट टेंस की वर्ब दिख रही है, आगे वुड कर दो उसे। प्रेजेंट टेंस का वर्ब दिख रहा है, आगे विल कर दो उसे। सेंस क्या है दोनों का, क्या सेंस इंपार्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इमेजिनेशन वाले वाक्यों का क्या सेंस होता है, और ये कंडीशनल क्लॉज वाले वाक्य तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोनों साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो कंफ्यूजन हम लोगों को हुआ था अपने टाइम पे वो तुम लोगों को ना हो, कि कहां इफ के साथ ये बिकम करना है, कहां बिकेम करना है, कहां बिकम्स करें और कहां विल करना है, कहां वुड। ये चीज का कंफ्यूजन तुम्हें रहे ना। अरे नोट्स में हिंदी में लिख लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा यार ये सब कुछ। क्लियर है? तो चलो, तो एक्शन के केस में आप लोगों ने ऐसा करना है। एक एग्जांपल और देखो, अवस्था का ये, ओ सॉरी, एक्शन का है, देखो। He walks as if the earth belong to him। अवस्था का केस है। अभी मैंने लिखा था as he were my boss, he were the king। अवस्था का केस था। अब अर्थ जैसे पृथ्वी का मालिक हो, ये पृथ्वी जैसे इसको बिलोंग करती हो, तो क्या है, एक्शन का केस आ गया। अब देखो, he walks as if, मैं कह रहा as if walks ना भी हो, कोई व्यक्ति जो है वो पृथ्वी पर अपना अधिकार दिखा सकता है क्या? नहीं। चलता तो ऐसे जैसे पूरी पृथ्वी इसी की जागीर हो, ये पूरी की पूरा जो, हाँ, पृथ्वी जो है इसकी जागीर हो या इसकी प्रॉपर्टी हो, चलता तो ऐसे ही है। तो इमेजिन करके चल रहा है वो, बिल्कुल फैल के एकदम, लोगों को कुछ नहीं समझ रहा, इमेजिनेशन है। पढ़ो यहाँ पे, ही वॉक्स एज इफ, एज तो जहां दिख गया समझ जाओ, इमेजिनेशन वाला हाइपोथेटिकल सिचुएशन को वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आ जाएगा? बिलोंग्ड। पॉसिबल ही नहीं है ना ये चीज, फिजिबल ही नहीं है। अपने ख्यालों में तो तुम कहीं भी, अपने ख्यालों में तो खड़े खड़े अपने को पीएम सोच लेता हूं मैं, ख्यालों में तो कुछ भी सोचते रहो, पर ख्यालों वाले वाक्यों को रखना किसमें? पास्ट टेंस में, इस तरीके से। तो देखो, he walks as if the earth belonged to him। तो आई होप ये चीज आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आई होगी। इसमें मैंने अवस्था का केस आपको बताया। एक्शन के केस में अब यार ऐसे तुम मल्टीपल एग्जांपल्स लिख सकते हो। ही प्रिटेंड्स, ठीक है, ही बिहेव्स, बहुत सारे लिख सकते हो। क्लियर है? बस मेन चीज है कि मेन जो आइडिया है उसको एक्सट्रैक्ट करने का। ऐसे तो मैं 10 एग्जांपल लिखवा दूंगा तुम लोगों को, प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो वहीं पे इंक्लूड करवाऊंगा, इमेजिनेशन वाले केसेस भी सब कुछ बताऊंगा। तो अभी आपको इतनी चीज ध्यान में रखनी है। तो हमने अवस्था वाला केस पढ़ा, क्लियर है? अवस्था में हमने पोजेशन, अवस्था के बाद पोजेशन वाला केस देखा। एक्शन वाला केस मैंने आप लोगों को बता दिया, जहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है वहां विल लगाएंगे, जहां पास्ट इंडेफिनिट है वहां वुड लगा लेंगे। क्लियर है? आई होप इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसी से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो। क्लियर है? अगर कभी कुछ ऐसा लगता है मुझे कि कुछ छूट गया हो जैसे पढ़ाने में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम फर्दर कभी कोई लेक्चर वगैरह होगा तो उसमें इंक्लूड कर लेंगे, या कभी क्वेश्चन के थ्रू में वो चीजें आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। ठीक है? अब प्रेजेंट में ही एक लास्ट चीज देखो, उसके बाद पास्ट के बारे में बात करेंगे। पहले ऐसी समझ लो, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? ठीक है ना? वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जांपल के थ्रू समझो। आप आई होप एक आइडिया तो इससे समझ ही गए होंगे कि जब भी इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, जब भी ये फ्रेज लिखा हुआ आएगा तो आप इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे। इतना मैंने पढ़ लिया तो मेरी चीज समझ में आ गई कि इट इज टाइम अगर है तो मैं यहाँ यू के बाद क्या लगा दूंगा? स्टार्टेड। इट इज टाइम यू स्टार्टेड प्लेइंग। थोड़ा सेंस पे चलते हैं। इसको मैंने जो अपनी तरीके से समझा, देखो ये तो यार आराम से देखो, हम लोगों ने तो जब स्टूडेंट थे हम लोगों ने देखा इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, लगाया वर्ब की सेकंड फॉर्म और बढ़ दिया। हमने तो ऐसे ही करा।
मैं आपको थोड़ा सा, जब तक मेरे को लगता है कि स्टूडेंट को कोई आसान भाषा में समझाया जा सकता है तो समझाने की कोशिश करते हैं उसे। ये तो देख के समझ में ही आ गया होगा आपके, तीनों में से कुछ भी लिखा है, मैं यहाँ कुछ भी लिखता, चाहे इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम या हाई टाइम, करना मैंने यही था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एक चीज समझो, मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त किसी बुरी सिचुएशन में फंसा, क्लियर है, पहले तुम दोनों ने कोशिश करी, आपस में निपटा लेते हैं, मतलब मिलकर निपटा लेते हैं उस सिचुएशन से, निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम, क्लियर है। फिर तुमने क्या करा, अपने 2-4 दोस्त और बढ़ाए। फाइनली क्या हुआ कि जब थोड़ा सा टाइम पास हो गया तो तुमने अपने दोस्त को सजेस्ट करा कि अब ये जो बात है हम लोगों के हाथों से बाहर निकल चुकी है, एक काम करते हैं, अब तू अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर ले, ठीक है ना, मे बी दे विल हेल्प यू, कि भैया हो सकता है कि वो तेरी हेल्प करते हैं, कि हमारे तो यार लेवल से बाहर है, हमारी रेंज से बाहर हो गया, क्लियर है। तुम्हारे दोस्त ने भी कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। महीने भर बाद तुम्हें दोबारा पता चलता है कि तुम्हारे दोस्त ने अभी तक अपने घर वालों की नॉलेज में वो बात लाई ही नहीं, और तुम उसको सोच के क्या कह रहे हो अब कि भाई तूने लेट कर दी, अब तक तो तूने अपने घर में इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, तुझे अपने घर वालों को बता देना चाहिए था। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, इट इज टाइम यू स्टार्टेड प्लेइंग। तुमने अपने दोस्तों को बोला मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा आने में, तब तो तुम लोग जाओ, लड़के इकट्ठे करो, टॉस करो, टीम को डिवाइड करो, स्टम्प्स वगैरह लगाओ, मैं आ रहा। तुम पहुंचे आधे घंटे बाद पहुंचे तो तुमने देखा तुम्हारे दोस्त भी तफरी मार रहे और उन्होंने कुछ मतलब सिंगल काम नहीं करा, ना स्टम्प्स लगाने का, ना टीम को डिवाइड करने का, ना टीम के डिवीजन का। और तुम क्या कह रहे हो कि अरे बेवकूफो, मूर्खो, अब तक तो तुम्हें खेलना शुरू कर देना चाहिए था, बहुत लेट हो गई, अब तक तो ये चीज शुरू कर देनी चाहिए थी। समझ में आ रहा? लास्ट एग्जांपल एक और समझो, शायद समझ में आए। पेपर है 2 दिन पहले, पेपर है तुम्हारा 1 महीने बाद, क्लियर है। तुम्हारे घर से फोन आया, हाँ बेटा तैयारी कैसे चल रही है, और तुमने घर में क्या बोला, हाँ मैंने ना अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। फिर वहां से तुम्हारे माताजी या पिताजी तुमको क्या कह रहे हैं कि बेटा पेपर में 1 महीना रह गया, अब तक तो तुझे 2 बार सिलेबस पूरा कर देना चाहिए था। तो वो इमेजिन कर रहे हैं तुमको लेके कुछ, ये चीज मैंने सुनी है 12th के टाइम पे कि बेटा अब तक तो 1 बार तेरा रिवीजन हो जाना चाहिए था। तो दिस अब तक तो यही है, ये जो हम हिंदी में बोलते हैं, जो बोल रहे हैं हिंदी में उसको देखो तो सही, उसका ट्रांसलेशन क्या जाएगा, वही है कि आप लोग इमेजिन करो, अब मान लो मैं तुम्हारा कोर्स डिले कर दूं बहुत ज्यादा, किसी का जो मैं जहां भी पढ़ा रहा हूं बहुत डिले कर दूं, वो कहे सर अब तक तो 1 बार कोर्स खत्म होकर रिवीजन हो जाना चाहिए था, पर आपने बहुत लेट कर दी सिलेबस कंप्लीट करने में, तो अब तक ये चीज हो जानी चाहिए थी। सामने वाला एक एजम्पशन लेके चल रहा है, इमेजिनेशन लेके चल रहा है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बता रहा है, वो एक ऐसी सिचुएशन को जो पूरी नहीं हो पाई, जो हो जानी चाहिए थी, पर वो अब सिर्फ ख्यालों में रह गई। ख्यालों वाली चीज को किस में रखना है, पास्ट टेंस में। सिंपल है यार, ये तो सिंपल है ही। मैंने कहा कल के दिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी तुम लोगों को पता रहे, ताकि तुम कभी किसी को समझा पाओ कि इसका मेन अर्थ क्या है। क्लियर है? तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसी के साथ अवस्था के जो हमारे पास केस है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट को जो इमेजिनेशन वाले केसेस थे प्रेजेंट को लेकर, वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। सिंपल पास्ट में 1-2 चीजें हैं वो देखते हैं, मतलब पास्ट को लेकर व्हेन यू इमेजिन समथिंग, उसको लेकर 1-2 चीजें हैं, और फिर उसी के साथ ही वाला सेशन हम वाइंड अप करते हैं। देखो अब पास्ट को लेकर इफ यू इमेजिन समथिंग, तो देखिए प्रेजेंट को लेकर जब इमेजिन करते थे कुछ, क्या बताया था कि सेंटेंस जाता है सिंपल पास्ट में, है ना, एक स्टेप मतलब पीछे चलते हैं हम लोग। अब सोचो पास्ट को लेकर जब इमेजिन करेंगे कुछ, तो क्या करना चाहिए। जब प्रेजेंट को लेकर फ्यूचर को लेकर कुछ इमेजिन करा तो सिंपल पास्ट में वाक्य बनाया। जब पास्ट को लेकर कुछ इमेजिन करोगे तो क्या होना चाहिए, वाक्य किसमें बनना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। और ये पास्ट परफेक्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन को तो नहीं बोलूंगा मैं, पास्ट परफेक्ट में जो भी वाक्य बनाओगे इमेजिनेशन से रिलेटेड, याद रखना वो पास्ट के एक फेल्ड अटेम्प्ट को क्या बताएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी इमेजिनेशन के केसेस को बताने के लिए जब भी पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे तो याद रखना वो इमेजिनेशन अब ऐसी ही है, मतलब एक फेल्ड अटेम्प्ट को रिफ्लेक्ट करेगा वो। क्लियर है? स्ट्रक्चर देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बताना था मेन मकसद बस। याद है ना मैंने क्या बोला था कि वुड वाले को कभी भी ये मत पढ़ लेना मैं ऐसा कर देता कि इफ आई बिकेम द सेम आई वुड
रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को मैंने क्या बोला था, अगर मैं सीएम बन जाऊं तो ऐसा कर दूं, अगर मैं सीएम बन जाता उस टाइम पे तो ऐसा कर देता। ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तब। क्लियर है? मतलब क्या हुआ, एक आदमी ने बोला कि मैं सीएम बन जाऊं, वो नहीं बन पाया, और फिर वो पास्ट में क्या कह रहा है, अगर उस टाइम पे मैं सीएम बन जाता ना तो मैं पक्का जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको रेज कर देता। ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। लिख लूं वाक्य, देखो, इफ आई हैड बिकम द सीएम आई वुड हैव raised the standard of education। लो, अब हो गया तुम्हारा वही वाला केस, अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर देता। हो नहीं पाया, इसका मतलब पास्ट के एक फेल्ड अटेम्प्ट, फेल्ड सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाक्य। स्ट्रक्चर देख लो, इसको तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कई जगहों पे तुम्हें ये भी देखने को मिलेगा, हैड आई बिकम द सीएम, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो ऐसा। इसको इंटरोगेटिव मत मानना। क्लियर है? हैड आई बिकम द सीएम आई वुड हैव रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, बाकी का पूरा वाक्य एज इट इज है। लो, ये होती है पास्ट की इमेजिनेशन। आज सोच रहा हूं मैं, काश उस समय पढ़ लिया होता ना तो और अच्छे नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना? हैड आई स्टडीड वेल आई वुड हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स। हैड आई स्टडीड वेल, इफ आई हैड स्टडीड वेल I would have scored good marks। काश कि मैं उस समय अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे और अच्छे नंबर आ जाते। इसका मतलब आज सोच रहे हो तुम बीते हुए समय की बात को, तो किस में लिखोगे? ये वाले स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्लियर है? वो स्टडीड वाला एग्जांपल भी चलो लिखवा देता हूं। If I had studied well, I would have scored good marks। देखो, had studied, would have। If you study well, you will score good marks। अगर आप मेहनत करोगे, आप इफ यू स्टडीड वेल यू वुड, अगर तू मेहनत कर ले तो तू पास हो जाए, तू अच्छे मार्क्स ले आए। अगर तू अच्छी मेहनत करता है तो अच्छे मार्क्स लाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट कंडीशनल क्लॉज वाला वाक्य। ठीक है? अगर तू मेहनत कर ले तो तेरे अच्छे नंबर आ जाए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मुझे पता है वो करता ही नहीं मेहनत, मैं तो खाली कह रहा हूं। तो इफ यू स्टडीड वेल यू वुड स्कोर गुड मार्क्स। क्लियर है? अब क्या हुआ, ना उसने इमेजिनेशन, ना उसने रियलिटी में पढ़ा, ना उसने ख्यालों में पढ़ा, दोनों केसेस फेल हो गए। अब ये बोल रहे हैं हम, काश तू उस टाइम पे ठीक से पढ़ लेता तो तेरे अच्छे नंबर आ जाते। काश मैं उस टाइम अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे अच्छे नंबर आ जाते। इफ आई हैड स्टडीड वेल आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। कंडीशनल क्लॉज पे लेकर, टेंसेस पे लेकर कभी भी सवाल उठाना, शुरुआत के 10 में या 15 सवालों में अगर इस पे भी सवाल नहीं आया तो कुछ मत करना। ठीक है ना? मैं ये नहीं बोलूंगा नाम बदल देना, क्योंकि ऐसा हार्डली होता है कभी कि इस पे बेसवाल ना आए। दूसरी बात, आप चाहो तो इस वाक्य को ऐसा भी लिख सकते हो, हैड आई स्टडीड वेल आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। कोई दिक्कत नहीं, इफ हटाओ और लिखो हैड आई स्टडीड वेल आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। बस इतना ही है इसमें। और पास्ट परफेक्ट में इमेजिनेशन बताने के लिए हैड बीन भी लगा सकते हो, नहीं तो वर भी लगाओ। समझ में आया? लगा सकते हो, हैड बीन भी लगा सकते हो, वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? कि इफ आई वर इंटेलिजेंट आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, अगर मैं होशियार होता तो मैं अच्छे मार्क्स ले आता। हैड बीन हम क्योंकि अवस्था के तब बारे में लगाते हैं, अवस्था दर्शाने के लिए हैड बीन तब लगाते हैं जब एक लॉन्ग टर्म की स्टेट डिफाइन करने के लिए हमें लगाना पड़े, पर यहां इमेजिनेशन का केस है। क्लियर है? तो वहां पे सिर्फ होशियार होने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा अगर मैं एक लंबे समय से या बचपन से होशियार होता तो मैं अच्छे मार्क्स ले आता, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हैड बीन तब लगाना है जब एक नॉर्मल वाक्य में, ठीक है, हैड बीन तब लगाना है जब किसी नॉर्मल वाक्य में टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, तब आप हैड बीन लगा लो। या इमेजिनेशन का केस है तो वर से काम चल जाएगा। ठीक है? इसी टॉपिक में हम लास्ट चीज जो बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है वो भी, पास्ट परफेक्ट से जुड़ा हुआ पोजीशन का केस। ठीक है? देखो इसमें मैंने आपको दो सिचुएशन बताई थी। ठीक है ना? एक क्या बताया था, इफ आई हैव द की आई विल ओपन द डोर। चलो उसी से रिलेट करके बताता हूं, समझ में आ जाएगा। अगर पोजीशन से रिलेटेड कुछ बात करें हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, तो वाक्य किस तरीके से बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले प्रैक्टिकलिटी पे चलते हैं। इफ आई हैव द की आई विल ओपन द डोर, ये मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है? प्रेजेंट में इमेजिनेशन को लेकर मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अपने दोस्त को ले गए, तुमने कहा कि अगर मुझे चाबी मिलती है तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। ठीक है? अब क्या हुआ,
योर दिस अटेम्प्ट गॉट फेल्ड। ठीक है, ये वाला अटेम्प्ट जो था, दिस अटेम्प्ट गॉट फेल्ड, ये फेल हो गया। जब ये अटेम्प्ट फेल हुआ तो मैंने अब सोच रहा हूं मैं इमेजिनेशन में कि काश कहीं से चाबी मिल जाए तो मैं दरवाजा खोल दूं। तो मैंने बोला इफ आई हैड द की आई वुड ओपन द डोर। काश ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूं। अब ये दोनों चीज, जब ये नहीं हो पाया तो मैंने ऐसा सोचा एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, ये वाली चीज भी नहीं हो पाई, ना चाबी मिली ना मैं दरवाजा खोल पाया। क्लियर है? अब मानो यही चीज ये मेरे साथ हुआ कल, और मैं ये तुम लोगों को आज नरेट कर रहा हूं कि सबसे पहले मेरा दोस्त ले गया, उसने कहा अगर मेरे पास चाबी है तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। फिर ऐसा नहीं हो पाया, फिर हम दोनों सीढ़ी में बैठ गए, फिर हम इमेजिन करने लगे, कहानियां बनाने लगे, काश कहीं से चाबी मिल जाए तो मैं ऐसा कर दूं, वो भी नहीं हो पाया। और फिर लास्ट में हम दोनों ने क्या सोचा, या मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं फिर अब, कि अगर हमको कल चाबी मिल जाती ना तो हम पक्का दरवाजा खोल देते, या उसको चाबी मिल जाती है ना अगर, तो वो पक्का दरवाजा खोल देता। यह है एक फेल्ड अटेम्प्ट। He didn't have the possession of key and that's why he was not able to open the door। ये प्रैक्टिकलिटी पे है, क्लियर है? ये इमेजिनेशन पे है। अगर चाबी मिल जाए तो दरवाजा खोल दो। मैंने कहा तुम मत जाओ ट्रांसलेशन पे यार, तुम वर्ब देख लो ना, क्या है, हैव है, विल है, हैड है तो वुड है। पर एक चीज और है, यहां क्या लिखा हुआ, वुड हैव ओपन्ड। क्या लिखा हुआ यहां पे, वुड हैव ओपन्ड। वुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। क्लियर है? वुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर है? अब यहां देखो, जब नॉर्मल हैड है तो मैंने वुड का इस्तेमाल करा। अब आप देख रहे हैं यहां पे क्या है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है, ये वाला परफेक्ट फॉर्म दिखा रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है। जो मैंने आपको इसमें एक्शन के केस में जो स्ट्रक्चर लिखाया था उसमें क्या लिखाया था, इफ आई हैड स्टडीड वेल, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखाई थी, वो भी परफेक्ट था। पर ये तो परफेक्ट कहीं नहीं है, ये तो सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट के पोजेशन का केस है। जब मेरे पास जैसे कार थी तो मैं बोलूंगा आई हैड अ कार। समझ में आया? आई हैड एन एक्सपेंसिव पेन, ऐसा बोलूंगा। तो ये तो सिर्फ नॉर्मल सिंपल पास्ट का है, तो इसको परफेक्ट में बनाना है तो क्या करो, एक और हैड ऐड कर दो प्यार से, जिसमें एक हैड क्या बताएगा, अधिकार, लॉन्ग टर्म पोजीशन पास्ट परफेक्ट का। एक हैड बताएगा अधिकार और एक हैड बताएगा क्या, टाइम। क्लियर है? तो इफ आई हैड द की आई वुड हैव ओपन द डोर। हैड लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहां पे कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने हैड लगाया। अगर मान लो मैं इसी वाक्य को लिखता, इफ आई फाउंड द की, सही है, आई वुड ओपन द डोर। इफ आई फाइंड द की आई विल ओपन द डोर, दोनों सही है। तुम्हारे पास अगर चाबी ढूंढ रहे हो, एक्शन कर रहे हो ढूंढने का चाबी, तो फाइंड लिखो और लिखो विल। चाबी के पोजीशन के होने, चाबी के होने की बात कर रहे हो, लिखो है और लिखो विल। और अगर फिर से कि चाबी अगर मिल जाए तो मैं ऐसा कर दूं, तो फाउंड और वुड, हैड या वुड दोनों ठीक है। ये अवस्था, ये उसकी बात कर रहा है पोजीशन की, ये एक्शन की बात कर रहा है। अब लिख लो, इफ आई हैड द की, या इफ आई हैड फाउंड द की, लो कर लो ऐसा, या इफ आई हैड गॉट द की। तो दोनों वाक्य अपनी अपनी जगह ठीक है। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा जो इमेजिनेशन वाले केसेस होते हैं वो होते हैं समाप्त। कंडीशन क्लॉजेस में हमारे पास कुछ और वाक्य भी होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसमें हम लोग विल वगैरह का प्रयोग नहीं करते। ठीक है ना? जैसे मैं बोलूं व्हेन आइस इज हीटेड, या व्हेन यू हीट आइस इट विल मेल्ट, नहीं, व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट्स, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इट विल नहीं लगाना, विल कब लगाना है, जब प्रॉपर कंडीशन, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ये, पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पर जब क्या है कि आइस को हीट ही करोगे एकदम से, ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू इट मेल्ट्स। तो ये ठीक है ना, इस तरीके के केसेस भी हमारे पास होते हैं। आप ये नहीं लिखोगे आइस विल मेल्ट, ठीक है, या ठीक है ना, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके से नहीं लिखना, मेल्ट्स। यूनिवर्सल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करने वाले सेंटेंस के साथ विल का प्रयोग नहीं करना। ठीक है जी? तो चलिए, इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स मैं नॉर्मल अपने लेक्चर्स में आपको इंक्लूड करके और बता दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू। बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए इंग्लिश में, ये तो सिर्फ स्टार्ट है। तो बेसिक चीजें हैं कि कल के दिन आप लिखोगे ना, अब जैसे आप गूगल में सर्च करोगे 20 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव मूड, तो ये दिख जाएगा आपको। किसी भी प्रकार की डाउट होती है, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट ड्रॉप कर देना, सर आपने ये बताया था, इसमें ये आंसर है, इसमें ये है, इसमें ये डाउट है। आपकी डाउट्स भी ले ली जाएंगी। ठीक है जी? तो चलिए स्टूडेंट्स, और कीप सपोर्टिंग। अब तक जैसा सपोर्ट आपने दिया है वैसे सपोर्ट करते रहें। वीडियो थोड़ा लेंथी थी क्योंकि मेरा मेन
पर्पस यही था, मेन मोटो यही था कि मैं इसको एक सिंगल वीडियो में ही कवर कराऊं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद।